नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इसके प्रमुख तथ्य आप लोगों के सामने हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिद्धांत धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? पहले भारतीय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने ही लिखी थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किसने दिया था कि भारत में जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये विचारधारा दोस्तों जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? तो रजनी पाम दत्त ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे की रचना की थी। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो J.N. टाटा के द्वारा दोस्तों जो है कब की गई थी? 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की गई थी। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, इसके लिए कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कावासाजी डाबर द्वारा दोस्तों ध्यान रखिए 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कब? 1855 में प्रथम जूट मिल श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम चाय बागान की स्थापना दोस्तों जो है 1833 में की गई थी। 1833 ईस्वी में प्रथम चाय बागान की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार K.M. पणिक्कर ने 1765 से 1772 के काल को कैसा राज्य बना था? डाकू राज्य बना था। डाकू राज्य से संबोधित किया था। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ, प्रथा और विशेषता ध्यान दीजिए। तिनकटिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तिनकटिया प्रथा का मतलब था कि इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार कि किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ददनी प्रथा क्या होता? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, श्रमिकों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। और कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू थी? तो भू राजस्व व्यवस्था वो दोस्तों जो है रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी प्रथा वह भू राजस्व व्यवस्था थी जो कि सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू थी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्माण से अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत क्या है? संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बॉम्बे से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा
फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया गया था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ध्यान रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों ये लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसका क्षेत्र क्या कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। ये बातें ना पूछता प्रश्न में, ये बार बार पूछता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। समस्त ब्रिटिश भारत का यह कितना था? 19% था। 19% समस्त ब्रिटिश भारत का था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? जमींदारों की थी। इसका प्रभाव जो है दोस्तों, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन किया, किसकों की दरिद्रता किया, कृषि में ठहराव आया अथवा अवनति हुआ, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। अब आते हैं हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में की गई थी। कब? रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्र था दोस्तों जो बम्बई, मद्रास और असम था, और समस्त ब्रिटिश भारत का 51% जो है भाग पर इस पर लागू किया गया था। भूमि का मालिक इसमें किसान हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों की थी। ये अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की थी, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी है किसानों की थी। कर की दर कितनी थी? 33% से लेकर 55% तक था। कितना? 33% से लेकर 55% तक था। अब आते हैं हम लोग माहौलवाड़ी व्यवस्था। इसे हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में लागू किया था। यह इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। समस्त ब्रिटिश भारत का ये कितना था? 30% था। भूमि पर गांव का अधिकार हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की भी जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। समस्त गांव के मुखियाओं की थी। कर की दर 60% तक था, यानी सबसे ज़्यादा कर की दर जो है माहौलवाड़ी व्यवस्था में था, जो कि 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और टॉमस मुनरो में कर की दर था कितना? समस्त ब्रिटिश भारत का इसमें 51% था, लेकिन कर की दर इसमें 33 से 55% था। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सके समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।